हेलो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सागर है और आज हम लोग फिर से एक लेके आए हैं वीडियो जो कि कंप्लीट जो है एक पीएसएफ ट्रेडमैन की जो है नोटिफिकेशन आई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए जो कि एक ट्रेडमैन की है। ट्रेडमैन माने कुक वगैरह बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं इनके अंदर। अभी आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, कितनी एज मांगी जाती है और इसमें वैकेंसी किस जोन में कितनी है और इन सारे बातों को मतलब टोटल इन्स एंड आउट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। आप लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। इसमें जो है टोटल 3588 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए कितना है 3406 है। इसमें मैं केवल कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट बातों को ही करूँगा यहाँ पे वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊँगा, क्योंकि जिसमें कुछ चेंजेज हुए हैं और बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं बता दूँगा यहाँ पे। तो एक कंप्लीट वीडियो है बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। इससे आगे आपको ना कुछ जानना है और ना ही आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा आहिस्ता से सुने और स्पीड को आप चाहे तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थे हम लोग। मेल कैंडिडेट के लिए ये 3406 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 182 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में इसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट 3 दिया गया है इसमें कहा गया है कि यह 24/8/2025 से 26/8/2025 तक आपका करेक्शन डेट है और लास्ट डेट इसका भरने का कब है। लास्ट डेट इसका जो है 23 अगस्त तक है। ठीक है, और 23 अगस्त के भरने के बाद आपको अगर कोई गलती हो जाती है आपसे तो यहाँ पे करेक्शन डेट के लिए 3 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा 24 से 26 तक। ठीक है, यानी कि 24, 25, 26 ये 3 दिन आपका करेक्शन के लिए डेट दी जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी आप अगर भरने में कोई गलती हो गई हो आपको तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको दी जाएगी। फिर आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वाइज दिया है कि कौन कौन से स्टेट में दिया गया है। इसका कोई महत्व तो ज़्यादा है नहीं। छठा में आते हैं। छठा हमें कहा गया है एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे छठा नंबर का देख सकते हैं क्राइटेरिया इसका क्या है एलिजिबिलिटी के लिए। तो एज इसका कितना होना चाहिए 18 से 25 के बीच। और SC ST और OBC के लिए एंड अदर कैटेगरी के लिए दी जाती है, जिसमें छूट दी जाती है 2 साल 3 साल, उसका छोड़ के यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल है एज इसके कितनी चाहिए 18 से 25 की ओर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल के लिए दी जाएगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, यानी कि SC और ST के लिए। अदर बैकवर्ड क्लास है OBC को 3 साल के लिए दी जाएगी। आगे इसमें बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड बी जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अब इसमें आते हैं। जो नोट नंबर 2 है, इफ़ एनी कैंडिडेट रिक्वायर रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी प्रोड्यूस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप OBC से हैं। अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो आपको OBC सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको 3 साल के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन लेने के लिए आपको OBC सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। अगर आप SC ST से हैं तो आपको भी SC ST की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ बात किया गया है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब मैट्रिक आप लोग पास होना चाहिए। जिसमें से कारपेंटर वैकेंसी, कारपेंटर और भी कई सारे जी हैं, प्लम्बर, पेंटर, ये सब के लिए कितना होना चाहिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक आपको पास होना चाहिए। अगर देखिए इनमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए आपको मांगी जाती है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेडमैन सिमिलर ट्रेड में। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया है ना, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है और पंप ऑपरेटर और अप होल्स्टर जो भी है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। या फिर
1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट अप्लाई, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कीम में आप जुड़े हैं पहले से, तो उसके लिए 1 ही ईयर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से पर्टिकुलर जो है पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, आप वॉच करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड में आते हैं। सेकंड में कहा है फॉर ट्रेड्स ऑफ कोबलर, यानी कि जो होता है जूते सीने वाले, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, स्वीपर और खोजी जो भी है, इसके लिए क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, मस्ट बी प्रोफेशन इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि इसमें आप लोग को बेहतर होना चाहिए, अपने काम मतलब काम करने आना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव, वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा इसके लिए। टेलर अगर आप बन रहे हैं बाल काटने वाला, तो उसके लिए वहाँ पे आपको जो है अलग से चेक किया जाएगा, आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि फॉर द ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, अगर वाटर कैरियर हो गया या फिर वेटर हो गया, इन सब के लिए क्या चाहिए, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन, ठीक है। लेवल 1 का कम से कम कोर्स इन फूड में करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन इन किचन फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, इसके लिए आप चाहे तो फेक भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बन जाता है, ठीक है, आप पैसे दे के बनवा सकते हैं। और वही सेम है क्राइटेरिया, इसमें भी मैट्रिक पास होने चाहिए। ये टोटल जो वैकेंसी इतनी भी है ना, सब में मैट्रिक पास ही चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट देन स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, मतलब कोई भी जो है स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, उसमें आपका जो है 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं, फिर वही बात दोहराई गई है कि द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द ट्रेड्स कांस्टेबल, कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए और वेटर के लिए, तो उसको पास होना चाहिए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन में, ठीक है। लेवल 1 का कोर्स फूड प्रोडक्शन इन किचन फ्रॉम नेशनल स्किल्स इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन फ्रॉम डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ डेट के पहले आपका जो है आपको जो है क्वालिफाई करना चाहिए इसमें, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है किचन के लिए, इसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, पहले फिजिकल होगा इसमें, उसके बाद एग्ज़ाम ली जाती है, तो एग्ज़ाम से पहले आपका वो जो है करना चाहिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो सबसे पहले फिजिकल होगी, तो फिजिकल में क्या क्या होगी, क्या क्या आपको चाहिए, फॉर द कैंडिडेट मेंशन बिलो, ठीक है। चाहिए 165, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट की चाहिए ज़रूरत, और चेस्ट कितना चाहिए 75 to 80, मेनली सब में मांगा जाता है 80 to 85, लेकिन जो है इसमें ट्रेडमैन में 75 से 80 के बीच मांगा गया है। और फीमेल के लिए 155 ही सेंटीमीटर मांगी गई है, और इसमें चेस्ट के अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए चेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी यहाँ पे है एज के अनुसार दी गई है वहाँ पे हाइट, तो वही जो था हमारा मेन था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है पॉइंट नंबर 7 है, जिसमें से फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ साफ लिख दिया गया है कि पहला फेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि वही आपका रनिंग और हाइट चेस्ट मापा जाएगा। रनिंग हाइट चेस्ट इस सबको कितना चाहिए तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे रनिंग क्या चाहिए, 5 किलोमीटर में 24 मिनट मेल के लिए है, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया, उसको जो है यहीं से एग्जामिनेशन ख़त्म कर दिया जाएगी और मेडिकल के लिए आगे नहीं भेजा जाएगा, जो कि मेनली सभी में होता है। हाँ, यहाँ पे एक मुख्य बात जो है, पॉइंट जो है उसको नोट डाउन करने वाली है, लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वह पाई जाती है प्रेग्नेंट, तो ठीक है। और प्रेग्नेंट कितना होना चाहिए, 12 वीक से, मतलब 12 सप्ताह से पहले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन 12 हफ्ता के बाद जो हो जाएगी उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जो 12 वीक के पहले है उनको जो है क्वालिफिकेशन आगे की ओर, प्रोसेस की ओर भेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेज सेकंड में यहाँ पे लिखा गया है, इसका दूसरा नंबर जो पॉइंट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है, 100 मार्क्स का होगा ये टोटल, और क्वेश्चन जो है 35% ऑफ UR कैटेगरी जो भी है, रिजर्वेशन का बात है, तो यहाँ पे जो है 100 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। और कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो वही नॉर्मल जो है 4 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, और जो है रीजनिंग से आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चन, और बेसिक जो है नॉलेज हिंदी आप
दे सकते हैं या फिर इंग्लिश दे सकते हैं, यानी कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन और नंबर भी हो गए 100 और टोटल टाइम कितना मिलेगी आपको, 2 घंटे की टाइम मिलेगी 120 मिनट, ठीक है। यानी कि ओवरऑल टाइम देखा जाए तो बहुत अच्छा है। 120 में आपको 100 क्वेश्चन अप्लाई करना है, जिसमें से अगर आप जीएस लगाते हैं तो जीएस में आपको टाइम तो बच ही जाएगा, है ना। हिंदी में भी टाइम बच ही जाता है। तो मेनली आप हमारा फोकस रहेगा रीजनिंग और मैथ में, ठीक है। तो टाइम काफ़ी अच्छा है, टाइम बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस आपकी तैयारी हो। तो थर्ड फेज का बात करते हैं। थर्ड फेज में आपका क्या होगा, पहला तो आपको पीटी पीएचटी होगा, सेकंड में क्या बताया मैंने, एग्ज़ाम होगा, और थर्ड फेज में जो होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि आपका जो है डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका एक मेन पॉइंट है तीसरा का 7वां नंबर पॉइंट। पहले दूसरा, एक दूसरा में भी अच्छा पॉइंट यहाँ पे है जिसको नोट करना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इफ़ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट फाउंड, मतलब अगर आप जो है यह क्लेम करते हैं फॉर्म भरते वक्त, आपको वहाँ पूछा जाएगा ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस खास करके ज़्यादा फंसता है इसमें, अगर कोई बंदा जो है ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया है और वह ईडब्ल्यूएस क्लेम कर देता है फॉर्म भरते वक्त, और जब वह एग्ज़ाम देने जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उसका होगा, अगर वह ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया हो तो जो है आपको जो है, अगर जिसमें आप क्लेम किया हो और वो नहीं पाया जाएगा तो आपका जो है कैंडिडेचर, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वहीं पे आपको रद्द कर दिया जाएगा और वहीं आपको जो है निकाल दिया जाएगा आपको वहीं से, ठीक है। इसमें आता है एक 7वां नंबर पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे 7वां जो है, सॉरी 8, 7वां नहीं 8, 8वां नंबर का जो है फेज 3 में 8वां नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि सिंस द स्टेट ऑफ असम इज नॉट इंक्लूडिंग डोमिसाइल। इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे जाता है तो मैं बता देता हूँ पहले। इसमें ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं, जैसे मैं ओबीसी हूँ, तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल लगेगा, डोमिसाइल मतलब जो रेसिडेंट होता है, जहाँ किस राज्य के आप मतलब बिलोंग करते हैं, किस राज्य में, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिक का, फिर वो सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसको मार्जिनल कहा जाता है, उस वो स्कूल से मिलेगा, आप तो मांग लीजिएगा, तो वो भी लगेगी आपको। एक आइडेंटिफिकेशन लगेगा, यानी कि जिससे, जैसे मैं आधार कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब मतलब जिसमें आपको आइडेंटिफाई करें। और जो मैट्रिक मांगता है वो डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए मांगता है मैट्रिक वाला, ठीक है। तो इसमें हो गया। लेकिन 8 नंबर पॉइंट में क्या कहा है, असम के जो भी लोग हैं ना, उसको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दिया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उन लोग क्या होता है परमानेंट नहीं होता है, उन लोग चेंज करते रहता है इधर उधर से, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है कि सिंस द स्टेट ऑफ असम इज नॉट इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ असम आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम। मतलब जैसा है दूसरों को रिक्वायर्ड दूसरे राज्य को, तो असम को ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो है सबसे मेन पॉइंट और मेन जो है यहीं पे है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से, जैसे मैं मेनली लड़का इसको डालता है तो किसी का मतलब बहुत कम ही लोग रहता है जिसको क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। फिर एनएसक्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कि कुक के लिए चाहिए, यहाँ पे एनएसक्यू ऐप से आपको लेवल 1 का कोर्स चाहिए, तो ये सब बहुत कम ही लड़का लोग के पास होता है। तो हम लोग किस पर डालें, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कौन से मतलब ट्रेड पे हम लोग, ट्रेडमैन का अर्थ ही वही होता है जो नॉर्मल काम रह गया, खाना बनाना, ये सब जूते चमकाना, और भी जो भी काम है, वाशरमैन का काम हो गया, साफ़ सफाई हो गया, ये सब काम होते हैं। तो जिसमें मतलब एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, सर्टिफिकेट कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आती हैं ट्रेड में। तो कौन कौन से एलिजिबल जो है आसानी से हो जाएंगे और आप लोग को क्या क्या डालना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि कारपेंटर के लिए नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। कैंडिडेट्स फिर फॉलोइंग द क्वेश्चन 2 ईयर सर्टिफिकेट, ये अलग है। फिर प्लम्बर के लिए नहीं मांगा जाएगा, पेंटर के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ये सब के लिए मतलब आपको फिर से नहीं दिया जाएगा इसमें, लेकिन आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है किसमें नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर का है, कारपेंटर में, प्लम्बर में, पेंटर में, इलेक्ट्रीशियन में, पंप ऑपरेटर, अब होल्स्टर जो हो गया, ये सब में ट्रेड टेस्ट रिक्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो है कैंडिडेट मतलब ज़्यादा नहीं, ये सर्टिफिकेट केवल मांगता है कि 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल
कोई भी, तो यही एक कैसे भी पैसा इधर उधर दे करके 5-10 हज़ार में बन जाता है, ठीक है। ये अगर आपको पहुँच हो तो आप लोग बनवा देगा, किसी आप बड़े से बात करें। कॉबलर के लिए यानी कि जो है शू हैंडलिंग टूल्स आना चाहिए उसको, कटिंग ऑफ लेदर, चमड़े की जो होती है उसको काटने आना चाहिए। टेलर जो है उसको कपड़ा के लिए जो है पर्सन जो है कटिंग ऑफ क्लॉथ आना चाहिए, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ये सब चेक किया जाएगा वहाँ पे। यहाँ जैसे में लिख दिया है मस्ट बी प्रोफिशिएंट, यानी कि अच्छा होना चाहिए अपने काम में। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स कंडक्टेड बाय रिक्वायरमेंट बोर्ड, वहाँ पे जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। वाशरमैन में क्या आना चाहिए आपको, आना चाहिए क्या, क्लॉथ्स धोना, फिर खाकी, ये सब कॉटन यूनिफॉर्म, होली टीसी यूनिफॉर्म, ये सब के बारे में आना चाहिए बढ़िया से। बार्बर है तो उसको अच्छा से क्या है, हैंडलिंग ऑफ टूल्स जो है कैंची वगैरह, हेयर कटिंग एंड शेविंग आना चाहिए, वहाँ पे चेक किया जाएगा। स्वीपर जो है तो वहाँ क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम जो भी है। फुटप्रिंट्स ट्रैकर्स, खोजी क्या होता है हमें नहीं पता। फिर इसमें कुक की भी वैकेंसी है, वाटर कैरियर की भी है, वेटर की भी है। तो इन लोगों के लिए क्या ट्रेड टेस्ट रिक्वायर रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। तो आप लोग ये भी वैकेंसी आप लोग वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो वहाँ पे आपको 2-4 ऑप्शंस मांगे जाएंगे कि आप लोग क्या करना है। इस सब में जो है बस नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आप लोग लेवल 1 का होना चाहिए, जो कि आसानी से हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट था, मैं भूल जा रहा हूँ, एक सेकेंड। टैटू के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई लोग जो है घबरा जाते हैं कि टैटू है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा कोई भी डिफेंस में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ लिख दिया कि किस प्रकार के टैटू को अलाउ करेंगे और नहीं करेंगे, किसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, किसको क्वालीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि कंटेंट क्या है इसका। बीइंग अ सेकुलर कंट्री, यानी कि क्योंकि भारत जो है ना हमारा एक धार्मिक जो है, तो धार्मिक कंट्री है, तो ये सब जो है कोई भी है अपने धर्म को दिखाने के लिए या फिर उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए अपने बॉडी में कभी कोई त्रिशूल का टैटू करा लिया या फिर कोई भगवान का टैटू बनवा लिया, तो उसके इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया साफ कि परमिट किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें पर। कैसा, लोकेशन क्या होना चाहिए कि टैटू मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी, लाइक वह ट्रेडिशनल साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तितली वगैरह बना लिए अपने पीठ पे इधर उधर। यहाँ पे लिख दिया है कि टैटू मार्क ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट्स, फोर आर्म्स में चलेगा, ओनली लेफ्ट फोर आर्म्स में, क्या कि राइट में आपको सैल्यूटिंग करना होगा, ठीक है। तो केवल आप अगर आपके लेफ्ट हैंड में है कोई भी लिम्स जो है हैंड में है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया कि अलाउ कर दिया जाएगा। साइज़ क्या होना चाहिए उसकी, तो साइज़ मस्ट बी 1/4, यानी कि अगर आपका हाथ जितना बड़ा है उसका 1/4 अगर आप मेजर करो तो पर्टिकुलर पार्ट्स, जैसे मैं आप पीठ में करवाए हैं कोई त्रिशूल, पीछे साइड कहीं भी करवाए हैं, तो उसके जो टोटल जो है एरिया है उसका 1/4 किया जाएगा। तो उससे अगर छोटा है तो उसको जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज़ अंडरगॉन रिमूवल, अगर टैटू आप लोगों ने रिमूव कर दिया है, ठीक है, जो कि करना नहीं था, तो वैसे में आपको जो है पहले आपको जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, फिर नहीं PSTF जब आपका रनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करने को दिया जाएगा। तो वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आप कोई है दिक्कत, कोई मेडिकल इशू है, तो वहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं पहले। इससे अगर आपने कभी क्या कहते हैं सर्जरी करवाया है या फिर कुछ भी करवाया है तो वहाँ पे आप लोग वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये करवाया है, हाँ मैंने टैटू रिमूवल करवाया है, ठीक है। और लिख देना, डरना मत कि मेरे को निकाल देगा। तो उसकी भी एक होती है, वहाँ पे पहले से चेक रहेगा तो आपको एक बार देख के वो क्वालिफाई कर देगा उसमें, ठीक है। वही फीमेल का सेम है कि प्रेगनेंसी जो है नहीं होना चाहिए 12 वीक से पहले, यहाँ भी वही दिया है। और री मेडिकल में भी वही होता है कि री मेडिकल का भी इसमें सुविधा दी जाएगी आगे। तो हाँ, EWS का एक इम्पॉर्टेंट है कि EWS जो है उसका एसेट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ही मेन होता है। उसमें जो है आपका 8 लाख से कम मतलब पर एनम नहीं होना चाहिए, मतलब 8 लाख से कम ही होना चाहिए। 8 लाख से ज़्यादा है तो वैसे प्रकार का EWS सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, सबसे पहला बात तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई। और एनेक्चर 7 के अनुसार ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एनेक्चर क्या होता है, एक प्रकार का फॉर्मेशन होता है, एक प्रकार से आपको कह सकते हैं कि एनेक्चर 8 हो गया, एनेक्चर 7 हो गया, तो एनेक्चर 7 के अनुसार ये परमिट करेगा। आपको एनेक्चर 7 में बनवाना है। जब आप बनवाइएगा, किसी को बनवाने दीजिएगा EWS, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, उसको बोल दीजिएगा केवल कि एनेक्चर 7 के अनुसार यहाँ पे परमिट करेगा, तो मेरा वो बनवा दें। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, यानी कि दौड़ उन लोग को नहीं होगा।
और पीईटी होगा तो नॉर्मल में पास कर देगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ जानने को है नहीं, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी जो भी होगा डाउट तो आप जो है कमेंट कर दें, मेडिकल का कोई इशू या फिर इधर उधर तो कमेंट कर दें, तो मैं उसको आपको रिप्लाई भी दे दूंगा और स्पेशल जो है चाहे तो अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो 23 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग अभी ही अप्लाई कर दें, ज़्यादा वेट ना करें। और इसी के साथ हम लोग कर रहे हैं वीडियो का अंत। हैव अ गुड डे ऑल।